लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के अंदर ये जो फाउंडेशन के पेपर्स हुए हैं, बोर्ड इंस्टीट्यूट के अपने फाइनल पेपर्स, उसमें अगर तुम एनालिसिस देखे तो तुमको समझ में आएगा कि कहाँ से ट्रू और फॉल्स पूछ रहे, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। उसके हिसाब से अपन फिर प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई अपन कोई अगर चैप्टर स्किप कर रहे होंगे तो छोड़ना कि नहीं छोड़ना, और वो जनरली कौन से प्लेस पे आना है उसकी जगह भी फिक्स है। जब सब पेपर एक साथ देखते हैं ना तो समझ में आ जाता है। जैसे कंपनी अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पक्का है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6A जो है ना, मोस्टली वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड ही रहता। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A हर पेपर में तुम्हारा जो है कंपनी अकाउंट से 15 मार्क का इशू ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन, ऑपोजिट में मतलब उसके और उसके बाद में 5 मार्क जो बैलेंस बचता वो उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। ए वाला जो है 15 मार्क का प्रैक्टिकल, कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर का, फॉरफीचर इशू वगैरह सब, और उसके और में मतलब उसके ऑप्शन मतलब नीचे जो है 20 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है। तो अभी स्टार्टिंग से देखेंगे, फर्स्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो चैप्टर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो पूरा थ्योरी चैप्टर है, उसके अंदर यूनिट्स। तो इसके अंदर तुम देखेंगे 3 ट्रू और फॉल्स हर बार पूछ रहे हो, 3 ट्रू और फॉल्स। मतलब तुम्हारे जो 6 ट्रू और फॉल्स आने वाले स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बिट में, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है फाउंडेशन में, तो 1 नंबर कंपलसरी है, उसके अंदर 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स, कोई भी 6 चैप्टर के 6 आते। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल आता 4 मार्क का। जनरली ऑब्जर्व करें तो प्रैक्टिकली दिख रहा है उसके अंदर। तो सिंपली 12 मार्क के ट्रू और फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी बिट 4 मार्क का थ्योरी। तो ये जो है जनरली तुम्हारे चैप्टर 1 से ही कवर कर रहा। तो जो लोग सोच रहे कि भाई चैप्टर 1 थ्योरी है, क्या आएगा उसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे ट्रू और फॉल्स 3 कवर होने वाले उसके अंदर से। हर बार मोस्टली 3-3 आ रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 बार आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड बिट और 4 बिट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट बिट 2 मार्क्स। यहाँ पे भी देखो 3 आए वाले, 5 मार्क का क्वेश्चन भी आए वाला है। उसके बाद में यहाँ पे भी 2 बिट, यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1 में बी बिट 4 मार्क। तो मतलब चैप्टर 1 जो है तुम्हारा 6 से लेके कभी कभी 10 मार्क का भी कवर कर रहा। 6 मार्क से लेके ट्रू और फॉल्स 3 और 4 मार्क का एक ऐड कर दिया तो 10 मार्क तक का क्वेश्चन कवर हो रहा है उसके अंदर। कभी कभी जनरली ये ट्रू और फॉल्स तो आना ही आना है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स के लिए तुमको चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन अच्छे करो, और एक बार हो सके तो पूरा थ्योरी वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन कर लेना एक बार। उसके बाद में वापस करने की जरूरत नहीं पड़ना। मतलब एक बार पीछे के क्वेश्चन बार बार करो, लेकिन जो थ्योरी है वो एक बार तो पढ़नी पड़ेगी। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जो है पीछे में जो दिए वाले वो ट्रू और फॉल्स उसमें से नहीं लेते, वो क्या करते थ्योरी में से कोई निकाल के पूछ लेते। तो पढ़ा हुआ रहा तो अपन थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसका ट्रू या फॉल्स है और आंसर उसके हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में आ रहा हो, कंपलसरी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के अंदर, और साथ में उसके नीचे कभी कभी बी बिट जो है ना वो भी आ जा रहा है 4 मार्क का इसमें से। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे तुम 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 बार आया, जनवरी 26 में नहीं आया। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर बार एक क्वेश्चन 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स में आना ही आना है। वो कौन से कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल। तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो क्योंकि कोई ना कोई कंसेप्ट के ऊपर 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स उसमें से आना ही आना है। जनवरी में नहीं आया, लेकिन उसके पहले 5वें अटेम्प्ट में आया था। 5वें अटेम्प्ट के अंदर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था ट्रू और फॉल्स का। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है 6 में से। कॉन्टिजेंट असेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाले चैप्टर पे भी 2 बार एग्जाम में आ गया। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी पे 1 बार आया। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 3 बार आ गया, अभी तक 3 बार आ चुका है। 2 बार ट्रू और फॉल्स, 1 बार थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि एग्जैक्ट कौन से यूनिट में से आएगा, लेकिन अपने को ये तो समझ में आ गया कि चैप्टर 1 में से क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के 2 से 3 आने वाले मिनिमम है। साथ में एक और ऐड हो सकता है 4 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बी। ठीक है, तो वो हिसाब से एग्जाम के पहले कम से कम 2 बार तो भी चैप्टर 1 पढ़ना, ट्रू और फॉल्स उसके कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना पीछे के। लकीली अगर उसमें से आ गया तो अपन आंसर एकदम परफेक्टली दे सकेंगे, बट अगर 2 बार थ्योरी पढ़े रही तो उसके हिसाब से भी आंसर ट्रू या फॉल्स, उसका रीजन जो भी नियर अबाउट नजदीक आंसर रह सका वो अपन लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो थ्योरी है लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है उसको। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा बोरिंग नहीं है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, इसके तो क्वेश्चन ही ट्रू और फॉल्स के पूरे। इन्होंने कुछ इलस्ट्रेशन दिए वाले यूनिट नंबर 3 में, वो पूरे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। तो उसमें से भी आया तो सेम मॉड्यूल में कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में से उठा के उन्हें 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी के तो है वो चैप्टर्स जो है तुम पढ़ लो एक बार और पीछे के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन कर लो उसमें से। तो 1 नंबर अपन कंपलसरी में ज्यादा है बोल के अपने को छोड़ नहीं सकते उसको। क्वेश्चन नंबर 1 जो टेक्स्ट बुक का नो अपने जो एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी ना उसमें कवर कर रहा है। कभी कभी 4 से 6 मार्क, कभी कभी वो 10 मार्क तक भी एक्सटेंडेड है, 10 मार्क तक कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो हर एक यूनिट को पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी पढ़ो, है 1.5-2 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूनिट। वो अकाउंटिंग पॉलिसी ये भी बहुत छोटा सा यूनिट है, 1.5 पेज का। फिर मेजरमेंट प्रिंसिपल ये थोड़ा बड़ा सा है, ये बड़ा है 6-7 पेज का है, इसके अंदर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स वगैरह सब दिए वाले। बाकी ये जो 3 यूनिट है ना ये इंटरेस्टिंग है। इसमें
पढ़ने जैसा समझने जैसा है पूरा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी। एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है वगैरह, ठीक है, वो पूरा पार्ट थ्योरी है। बट ऑप्शन नहीं है, 2 बार तो पढ़ो कम से कम, क्योंकि एग्जाम में ट्रू और फॉल्स आया तो लिखने आना चाहिए उसका। उसके बाद में ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में क्या आता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो मई 24 का एग्जाम है उसमें 4 और 5 9 मार्क का, सितंबर 24 में 2 मार्क का, उसके बाद जनवरी 25 में 4 9 और 2 11 मार्क का, 7 मार्क का मई 25 में, 4 मार्क का सितंबर 25 में, और जनवरी 26 में 2 + 5 + 4, ये टोटल तीनों मिला के 11 मार्क। तो अगर इसका एवरेज करें तो 5-6 मार्क का तो आ रहा कम से कम। 5 to 6 मार्क्स का तुम्हारा इसमें से आ रहा है, जिसमें सब्सिडी बुक थोड़ी ज्यादा आने वाले हैं। तुम देख लो सब्सिडी बुक में ना, यहाँ पे 5 मार्क, यहाँ 4 मार्क, यहाँ 5 मार्क, यहाँ 4 मार्क, यहाँ पे 5, मतलब 6 में से 5 एग्जाम में आने वाला है सब्सिडी बुक। क्या पूछ रहा हूँ उसके अंदर, प्रिपेयर सेल्स बुक, प्रिपेयर क्या बोलते परचेज बुक, सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में से कोई ना कोई बुक बनाने के लिए बोल रहा हूँ, एक ही कोई भी एक बुक बनाने के लिए बोल रहा हूँ 5 मार्क्स के लिए। तो मॉड्यूल में क्वेश्चन अच्छे से कर लो, सब्सिडी बुक्स के अंदर क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज्यादा है। जब 6 में से 5 बार आ रहा तो तुम्हारे एग्जाम में पकड़ के चलो कि आने वाले 5-4 मार्क के लिए, 4 या 5 मार्क के लिए, तो ये क्वेश्चन भी तुम सब्सिडी बुक के लिए रेडी रहो, जिसमें फॉर्मेट याद आना एग्जाम में, कि वो जो कॉलम्स बनाते हैं अपन, उसमें कॉलम्स के नाम क्या लिखते हैं, उसके बाद में सॉल्व कैसे करते हैं, उसके डिटेल कैसा लिखते हैं। तो अभी अगर देख लिए और एक बार एग्जाम के पहले देख लिए तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब्सिडी बुक एक अच्छा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी फिर कहीं से भी पूछ सकता है। जर्नल भी 3 बार आया वाला 6 में से। जर्नल एंट्री कौन से, जीएसटी वाले, जीएसटी वाले 4 एंट्री के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भी 1 नंबर में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, यहाँ पे भी 1 में पूछा है, कंपलसरी में आता हो पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कंपलसरी, और कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछा उसने, यहाँ पे भी पूछा और अभी जनवरी 26 में भी आया। और क्वेश्चन नंबर 6B में भी आया वाला थ्योरी क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, थ्योरी क्वेश्चन था वो 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन 6B वाला, तो वो इसी में दिए वाला है जर्नल एंट्री अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। तो कोई भी मॉड्यूल के अंदर कोई भी पैराग्राफ, कोई भी थ्योरी है ना, उसको समझो कि कौन सा आएगा अपन प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन पढ़ा हुआ तो मन से कुछ तो लिख सकेंगे। तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, खाली क्लास में जो प्रैक्टिकल करे वही कर लिए तुमने, और एग्जाम में सडनली पूछ लिया एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडी बुक, तो अपने को 1 पॉइंट भी लिखने नहीं आता, क्योंकि पढ़े नहीं और कभी। बट अगर 3 पॉइंट पढ़े वाले रहे अभी, और अपने को 40 दिन में एग्जाम देने का है, तो 2 तो भी लिख सकते हैं, 1 तो भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट करेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फिर एक आधा मन से भी लिख सकते हैं, मतलब 2-3 पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया तो वो हिसाब से जो भी ऐसे है ना फीचर्स, सब्सिडी के फीचर्स ऑफ कोई सिंगल डबल एंट्री बुक कीपिंग, या कोई भी ऐसे कोई थ्योरी क्वेश्चन जो भी बनते, तो वो एक बार तो भी पढ़ के निकाल लो। एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक, डिसएडवांटेजेस वगैरह वो सब दिए वाले जो भी रहेंगे टेक्स्ट बुक में, जो लाइन से देखते जाना, कहीं हेडिंग बना के कुछ दिए वाला है तो पॉइंट्स वाला पढ़ लेना। तो एक बार पढ़े वाला रहा तो एग्जाम में अपन लिख सकेंगे। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे आ गया, यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 का। इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है। स्टेज 1 एरर्स, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले के एरर को रेक्टिफाई करना, उसको स्टेज 1 बोलते हैं अपन। स्टेज 2 एरर और स्टेज 3 एरर। तो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे स्टेज 2 का एरर का क्वेश्चन आया 12 मार्क का, यहाँ पे 4 मार्क का आया था स्टेज 2 का, यहाँ पे 10 मार्क, यहाँ पे 12 मार्क, यहाँ पे 12 मार्क स्टेज 3 का आया था। स्टेज 3 मतलब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ड्यूरिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, वो पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट जहां पे भी एरर में आ रहा ना, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में, उसको कट करके अपन क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो स्टेज 3 वाले है ना, वो अभी एक ही बार आया वाला एग्जाम, ज्यादा कर तो कुछ नहीं बोलता, तो क्वेश्चन में स्टेज 2 के हिसाब से करते हैं अपन। स्टेज 2 मतलब आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बट बिफोर फाइनल अकाउंट हैज बीन फाइनलाइज्ड। मतलब सस्पेंस यूज करो, वन साइड एरर को सस्पेंस यूज करो, एंड 2 साइड एरर है तो जो आ रहा है वो लिखना है तुमको। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट लिखो, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट, जो भी रहेगा। तो स्टेज 2 के क्वेश्चन ज्यादा कराए वाले 12, 4, 10, 12, 6 में से 4 एग्जाम में स्टेज 2 के क्वेश्चन आए। बट ओवरऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आना ही आना है। खाली एक ही एग्जाम था जहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट ये 6 एग्जाम छोड़ो, इसके पहले का भी मुझे फाउंडेशन का पता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बिना पेपर ही नहीं बनता था, वो क्वेश्चन आता ही आता था। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन आना ही आना है कंपलसरी, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे बेसिक्स को चेक कर लेता, ये और ये चैप्टर। इवन तुम देखो इसके नीचे जो बीआरएस जो है, बीआरएस भी देखो 5 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 का क्यों ना आया हर एग्जाम में है, और आएगा तुम्हारे एग्जाम में भी बीआरएस आना ही आना है। और जहां जहां पे भी बीआरएस के क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि अपने को एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है, पहले कैश बुक बना के एडजस्टेड कैश बुक बना के उसका जो बैलेंस निकालते हैं उससे बीआरएस बनाते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिव होल के 2 आंसर दिए उन्होंने हर सजेस्टेड आंसर में। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला था, 10 मार्क का क्वेश्चन था बीआरएस का, क्वेश्चन में बोला नहीं था कि ईयर एंडिंग है क्या क्वेश्चन में, 31 मार्च या 31 दिसंबर जब रहता ना, तो ईयर एंडिंग है कि नहीं बोला क्वेश्चन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक आंसर पूरा बीआरएस का प्लस माइनस वाले सॉल्व कर दिया, बाद में नीचे क्या किया, अल्टरनेटिवली वन कैन assume it as year ending
एंड प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक देन बीआरएस। तो बीआरएस में फिर लिमिटेड पॉइंट्स आते हैं, 2-3 पॉइंट आते हैं लिमिटेड, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक में बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव आंसर वो दे रहे तो अपने को एग्जाम में याद रखना है, एक ही तरह से सॉल्व करना है। तुमको लगता है ये वाला इजी लगता है मुझे, बिना बिना एडजस्टेड कैश बुक का इजी लगता है, तो वो वाला सॉल्व करो। तुमको लगता है एडजस्टेड कैश बुक बना के मुझे इजी लगता है बीआरएस बनाना, तो वो वाला सॉल्व करो। ठीक है, अल्टरनेटिव उन्होंने बहुत जगह पे दिया, 3-4 जगह पे दिया, जहां पे भी 10 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे उन्होंने अल्टरनेटिव भी दिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एग्जाम में दोनों भी आना ही आना है 15 से 20 मार्क के। 10 मार्क का कोई आया तो 5 मार्क का दूसरा आएगा, वो 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन आ गया तो बीआरएस 5 मार्क का आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर तक 100% एग्जाम में तुमको आने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएस। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का जो स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चन है, स्टॉक टेकिंग वाले जो सबसे डिफिकल्ट रहते हैं इन्वेंट्री के अंदर, उसमें प्लस माइनस करके अपने को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी रहती। तो वो जो क्वेश्चन है वो अभी तक 4 बार आ गया, 4 बार पूछे वाला है। वो फीफो लिफो वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक ही बार आया वाला है अभी तक, वो 5 मार्क के लिए एक ही बार पूछा उन्होंने, और वो भी है ना फीफो मेथड से भी पूछा, वेटेड एवरेज मेथड से भी पूछे वाला है। मतलब एक्चुअली देखे तो 5 मार्क के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर लिखने को टाइम लगता है लेकिन 5 ही मार्क दे रहा है उसको, लेकिन एग्जाम में वो आने वाला है 5 मार्क्स के लिए, है इजी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे एग्जाम में वो भी हो सकता है कि पेपर इजी दिख रहा है लेकिन 5 मार्क के लिए तुम्हारे से 20 मिनट 15 मिनट ले रहा हूँ अपने पेपर के, तो वो अपने को भी मैनेज करना कि भाई 5 मार्क का है तो उसके हिसाब से स्पीड एकदम फास्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं करेक्ट पूरे मार्क्स मिलना 5 में 5 बोल के आराम से करते, बट वो तुम्हारे दूसरे जो क्वेश्चन रहेंगे उसके मार्क्स का टाइमिंग खा जाएगा, पूरा पेपर खत्म नहीं होगा पूरा। पेपर आखिरी में जाके तुम देखेंगे 75 80 20 मार्क का आता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, 3 घंटे हो गए 80 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। पूरा बातें मत करो बीच में, पूरा पेपर होने के बाद हम जब पलटा के देखते हैं ना, ये हो गया मेरा, ये हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ, तो चेक करें तो 75 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते थे। उसका रीजन क्या है कि तुमने एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया, स्पीड वगैरह छोड़ के तुम तुम्हारा आराम से सॉल्व किए, तो 3 घंटे में तुमको 75 80 70 मार्क्स का अटेम्प्ट होता। तो मैंने ऑब्जर्व किया है पेपर एनालिसिस करते तक मार्क्स जहां पे भी कम दिए वाले, लेकिन वो क्वेश्चन का लेंथ जो है ना वो बड़ा है, 2 पेज का आंसर बनता है फीफो मेथड वेटेड एवरेज का, भले वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद में सिस्टमेटिक लिखने को टाइम तो लगता ही है। तो 5 मार्क्स के लिए बहुत कम कम मार्क्स दिए और क्वेश्चन आंसर बड़ा कर दिया उन्होंने, सॉल्व बाय फीफो मेथड एज वेल एज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। 6 में से 4 बार ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी रिसेंट एग्जाम में नहीं आया, जनवरी 26 में नहीं आया, मतलब अभी चांसेस ज्यादा है। स्टॉक टेकिंग क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, बाकी खाली मेथड देख लो, फीफो मेथड लिफो मेथड है उसका फॉर्मेट देख लो बस, सॉल्व मत करो कोई भी क्वेश्चन आया तो इजी क्वेश्चन रहता अपने को सॉल्व करने आ जाता, खाली अभी फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट बनाने आ गया तो बस हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एक बार थ्योरी क्वेश्चन भी आया वाला पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, इसका मॉड्यूल में भी डिस्टिंक्शन बिटवीन दिए वाला है, मॉड्यूल में इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन दिए वाला है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो ये भी 5 मार्क के लिए पूछे वाला है एग्जाम में। 6B कंपनी अकाउंट्स के अंदर बी 6B 5 मार्क का पूछ लिया उन्होंने। डेप्रिसिएशन के अंदर ओवरऑल देखेंगे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन है कम से कम 5 मार्क का, ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क का, हर एग्जाम में क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। ये देखो यहाँ पे है ना चेंज इन मेथड वाला 8 मार्क का क्वेश्चन था, बातें मत करो बीच में, चेंज इन मेथड वाला क्वेश्चन था 8 मार्क का, यहाँ पे 5 मार्क का है सितंबर 24 में। उसके बाद WD मेथड का 10 मार्क का क्वेश्चन, उसके बाद SLM का 5 मार्क का क्वेश्चन, उसके बाद सितंबर में 8 मार्क का क्वेश्चन ऑदर मेथड। यहाँ पे ऑदर मेथड मतलब वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का क्वेश्चन पूछ लिया था उसने, 2 क्वेश्चन 2A में 8 मार्क्स सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और उसके बाद जनवरी में वापस से WD मेथड 8 मार्क। तो 8 10 5 मार्क कभी कभी ऐसा करके डेप्रिसिएशन भी कोई भी एग्जाम नहीं था जिसमें नहीं आया, सब एग्जाम में आया, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आना ही आना है, 5 से 8 मार्क 10 मार्क तक का पॉसिबल। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हर पेपर में आए वाला है देखो, लेकिन कभी कभी ट्रू और फॉल्स पूछा है खाली, कभी कभी प्रैक्टिकल है, 10 मार्क 5 मार्क, यहाँ पे 5 मार्क 5 मार्क्स 5 मार्क्स, लास्ट 5 अटेम्प्ट में रेगुलर आए वाला है। तो इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, कवर सब कर रही, पूरे चैप्टर को कवर कर रही, तुम देख लो हर चैप्टर कवर हो रहा, थ्योरी भी नहीं छोड़ा, स्टार्टिंग का पहला चैप्टर भी पूरा कवर किया मोस्टली। स्टूडेंट कुछ भी नहीं छोड़ सकता, मॉड्यूल में हर चीज तुमको पढ़नी है, कोई भी चैप्टर को छोड़े मतलब वो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आएगा तो सॉल्व करने नहीं, मतलब करने नहीं आएगा फिर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट सब एग्जाम में आ रहा, कभी कभी ट्रू और फॉल्स, कभी कभी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 5 बार आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स हर एग्जाम में 7 मार्क 10 मार्क्स 15 मार्क 12 मार्क 5 मार्क और 10 मार्क। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडिंग हर एग्जाम में है, और उसमें भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला सबसे ज्यादा है, मतलब अपना 11th वाला फाइनल अकाउंट, 11th का जो फाइनल अकाउंट है ना सोल ट्रेडिंग का, पार्टनरशिप का नहीं है, सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट जो है ना वो वाला एग्जाम में 4 बार आ चुका है, 10 15 10 और 10, 4 बार 10 या 15 मार्क का है, और बाकी 2 एग्जाम में जो है 5-5 मार्क के पूछे वाले क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग का है तो छोटा आता, मैन्युफैक्चरिंग का जो क्वेश्चन है ना वो 5 मार्क के ऊपर नहीं आ रहा, जब उन्हें 5 मार्क को पूछना है तो मैन्युफैक्चरिंग का पूछे वाला है, और जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग का पूछना है तो उन्होंने फिर 10 मार्क 15 मार्क का कवर किया, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट वगैरह सब देखे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट फाइनल अकाउंट ऑफ NTC नॉन ट्रेडिंग कंसर्न,
मे 24 12 मार्क, अगेन विथ ट्रू और फॉल्स मिला के 12 मार्क, फिर 10 मार्क्स, फिर 14 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर वापस 10 मार्क्स। मतलब एनटीसी पेपर में आना ही आना है। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न तुमको एग्जाम में कम से कम 8 मार्क, उससे ज्यादा 12 मार्क, 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन है। और जनरली क्वेश्चन नंबर 3 में आता हो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में जनरली फिक्स है, लेकिन कभी कभी 4 में भी दिख रहा, 3 नहीं तो 4 नंबर पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं तो 4, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का 8 to 12 मार्क्स। ठीक है, इवन ट्रू और फॉल्स भी पूछे वाले 2-3 बार, ट्रू और फॉल्स भी आए वाला है। अभी बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनर नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी देखो 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 12 मार्क्स और 7 मार्क्स। एक एग्जाम में गैप है, बाकी सब एग्जाम में पूछे वाला है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी तुम्हारे ऑलमोस्ट सब एग्जाम में आया वाला है, 5 एग्जाम में आया 6 में से। ठीक है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, तो वो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो उसके इजी थे एकदम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट में 6 यूनिट है टोटल। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, गुडविल के ट्रीटमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो इसमें तुम ऑब्जर्व करो, एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन, एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन तुम देखो दोनों भी आए वाले, और वो भी कितने एग्जाम में, देखो 1 2 3 4 एग्जाम में आए वाले, दोनों भी 12 मार्क। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आया था, 10-10 मार्क के, एक एडमिशन एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे भी 8 मार्क का एडमिशन का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का रिटायरमेंट का क्वेश्चन। यहाँ पे 12 मार्क का एडमिशन, यहाँ पे 3B का 10 मार्क्स और क्वेश्चन 4A का 10 मार्क्स, एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन दोनों भी। अच्छा, ये जो मैंने रेड किए वाले ना वो भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, मतलब अलग क्वेश्चन है। ये वाले एक बार करके जाओ, क्वेश्चन रिपीट आए तो वापस सॉल्व करने आना चाहिए। तो मैंने जो भी रेड किए वाले ना वो क्वेश्चन तुम एक बार देख लो वापस। रेड की वाले जो है ना वो थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, मतलब मॉड्यूल वगैरह में नहीं दिखेंगे, तो वो वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना है तुमको। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन रिटायरमेंट एक बार नहीं आया था दोनों भी, तो उस टाइम पे डेथ ऑफ पार्टनर का 15 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ जो है ये तुमको ओवरऑल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, 20 मार्क का। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है देखो समरी में, पार्टनरशिप अकाउंट्स एवरेज 20 to 22 मार्क्स इन पास्ट 6 पेपर्स। ये पूरे 6 यूनिट है ना पार्टनरशिप के, 20 से 22 मार्क के लिए आए वाले हर एग्जाम में, 20 से 22 मार्क। एडमिशन रिटायरमेंट के 10-10 मार्क के क्वेश्चन, एडमिशन का 10 मार्क का और उसके बाद डिसोल्यूशन का 8 मार्क का, ऐसे भी पूछे वाला है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट, ये पूरे 6 यूनिट में एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन का खाली एक ही बार प्रैक्टिकल आया, बाकी दोनों टाइम ट्रू और फॉल्स पूछ गया उन्होंने। एक ही बार आया अभी तक 6 एग्जाम में डिसोल्यूशन, लेकिन बाकी 2 टाइम पे ना ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आए डिसोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट तुम्हारे 20 से 22 मार्क कवर करने वाले, जिसमें इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3 और 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते ही आते। ठीक है, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये तो पक्का, ये यूनिट नंबर 2, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। हर एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आए वाला है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आए वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जनरली आता, लेकिन एक एग्जाम में 6A जो है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 15 मार्क का आ गया था, 5C का 10 मार्क का इशू ऑफ शेयर का आया था। अच्छा, कंपनी अकाउंट के पूरे पूरे यूनिट्स जो है ना, ये भी तुम देखो, कंपनी अकाउंट्स एवरेज 25 मार्क्स इन पास्ट पेपर, 6 पेपर्स, एवरेज 25 मार्क है। ये देखो दोनों का 25 मार्क, ये दोनों का टोटल 25 मार्क, यहाँ पे 22 मार्क्स, यहाँ पे 25 मार्क्स, यहाँ पे 27 मार्क्स और यहाँ पे लास्ट में 27 मार्क्स। 27, 27, 25, 22, 25, 25। तो कंपनी अकाउंट्स तुम्हारे को 25 मार्क को एग्जाम में आना ही आना है। उसमें इशू ऑफ शेयर 10 मार्क, बहुत रेयरली पूछा, ज्यादा का तो 15 मार्क का ही है इशू ऑफ शेयर का। और 15 मार्क के क्वेश्चन कौन से है, जो मैंने तुमको प्रैक्टिस करवाया था बड़ी बड़ी शीट देके, मॉडल में 3 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, तो वो मैंने तुमको बड़े शीट जो दिए वाले ना 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के, वही क्वेश्चन है बार बार। ये जो क्वेश्चन जो है ना रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बार बार वो खाली नंबर चेंज करके वही क्वेश्चन पूछते हो, सेम क्वेश्चन खाली नंबर चेंज करके। जो 10 मार्क वाले है ना वो थोड़े इजी लेवल के, उसमें कोई ऐसा प्रैक्टिस जैसे नहीं है, वो अपन अपने नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। 10-10 मार्क वाले, 15 मार्क वाले जो है ना वो बड़े क्वेश्चन है जो अपने प्रैक्टिस किए वाले। तो इशू ऑफ शेयर कोई ऑप्शन में नहीं रख सकता, क्योंकि वो कंपलसरी आना ही आना एग्जाम के अंदर। हाँ, ये बाकी के जो चैप्टर्स है ना, अभी जो अपन एग्जाम के बाद पढ़े 12 के, बोनस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 15 मार्क, यहाँ पे 2 मार्क का है, यहाँ पे 10 मार्क, यहाँ पे 15 मार्क। 15 मार्क का क्वेश्चन आता है रिडम्पशन का कभी कभी। ठीक है, और एक बार 10 मार्क का भी है, 2 बार 15 मार्क का है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को इंपॉर्टेंट पकड़ के चलो। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ में बोनस का भी एक एडजस्टमेंट डाल देते और इशू ऑफ डिवेंचर का भी एक एडजस्टमेंट डाल देते।
मतलब वो क्या करते हैं, वो 15 मार्क का क्वेश्चन है तो खाली वो चैप्टर कवर नहीं करते, एक एडजस्टमेंट उधर का भी ले लेते, डिबेंचर का, और एक एडजस्टमेंट बोनस का भी ले लेते, ऐसे करके 15 मार्क कवर कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टार करके नीचे लिखा है कि ये देखो, ये डबल स्टार का मतलब है यहाँ पे इट कवर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एज वेल एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन सिंगल क्वेश्चन। मतलब ये 2 यूनिट कवर कर रहा है तुम्हारे, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 6, 3 एंड 6 दोनों कवर कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। 10 मार्क का, 10 मार्क का जो क्वेश्चन आया ना, ये दोनों क्वेश्चन कवर कर रहा है तुम्हारे, इशू ऑफ डिबेंचर भी कवर कर रहा है, साथ में रिडम्पशन भी कवर कर रहा है। तो मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल में चैप्टर वाइज दिया वाला, इशू ऑफ डिबेंचर का दिया वाला था, रिडम्पशन का टाइम रिडम्पशन का दिया वाला था। बट उन्होंने जब एग्जाम में क्वेश्चन डालते ना, तो वो देखते कि भाई स्टूडेंट को तो दोनों पढ़े वाला होगा, तो उसको दोनों भी आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करके क्या करता है, कंपनी ने इतने शेयर डिबेंचर इशू करे, इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री से शुरू करा रहा, 4 साल के बाद रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन के टाइम, तो वो दोनों क्वेश्चन ऐसे बताता कि जिसमें ये पॉइंट भी कवर करवा ले रहा और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी कवर करवा ले रहा। ठीक है, तो वो जो भी एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है ना, वैसे वो एक बार देखना पड़ता, तो ताकि वो एग्जाम में तुमको आया तो फिर वापस से रिपीट हुआ तो करने आना चाहिए बोल के। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर को, वो तो एग्जाम में जो है मॉड्यूल के वैसे क्वेश्चन आ रहे, मॉड्यूल में जैसे वैसे क्वेश्चन। तो ओवरऑल कंपनी अकाउंट जो है तुम्हारा थ्योरी में से कुछ आया नहीं अभी तक, वो पहला चैप्टर जो है ना इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, उसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, और इशू ऑफ डिबेंचर का भी एज सच नहीं आया। इशू ऑफ डिबेंचर में याद है क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने, कौन से पढ़े थे वो 9 केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। 9 केसेस में मैंने बोला था 3 इंपॉर्टेंट है, रिडम्पशन एट प्रीमियम वाले 3 केस इंपॉर्टेंट, इशू किस पे भी हो, रिडम्पशन जब प्रीमियम पे होता है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते हैं अपन और डीआरपी को क्रेडिट करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ठीक है, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे क्या बोल रहे हैं कि सर ये हुआ क्लास के अंदर, तुम नहीं आए थे क्लास में उस टाइम। हाँ, तो इशू ऑफ डिबेंचर में ऐसा होने वाला है ऑलरेडी। उसके बाद आगे अपन ने पढ़े थे कंसीडरेशन अदर देन कैश में डिबेंचर इशू करे तो क्या एंट्री होती, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद में वो अपन ने कोलैटरल सिक्योरिटी बोल के डिबेंचर इशू करे तो क्या एंट्री होती। जस्ट देखो, अभी देखो मैं जब बोल रहा ना तो तुमको क्लिक होता, हाँ ऐसा पढ़े वाला है अपन ने, जो क्लास किए थे उनको मालूम हो रहा, लेकिन वो तुमको रिवाइज करते रहना पड़ता बार बार। 2 मेथड थे उसके अंदर, मेथड 1 नो एंट्रीज रिक्वायर्ड, मेथड 2 एंट्री करना पड़ता। क्या एंट्री होती थी, एंट्री करना है तो एंट्री, अगर मेथड 2 बोलता करो तो क्या एंट्री करते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, क्या एंट्री होती थी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन ने देखे थे वो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, और टीडीएस कट करे तो क्या एंट्री होते हैं। कंपनी जब डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती ना डिबेंचर होल्डर को, तो उस पर टीडीएस कट करती, तो वो वाला एक लास्ट पॉइंट देखे थे अपन ने। और एक पॉइंट देखे थे वो लॉस और डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या है, लॉस हुआ कंपनी को, वो लॉस जो रिकॉर्ड करते हैं ना, फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करना है उसका लॉस रिकॉर्ड करते हैं अपन, उस लॉस का, और वो जो डिस्काउंट एट प्रेजेंट दे रहे हैं अपन उसका डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता। तो उसमें अपन ने 2 मेथड देखे थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, आज पैसे लिए 5 साल का पैसा वापस करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से अपन राइट ऑफ करते, और दूसरा और एक ट्रीटमेंट था सम ऑफ ईयर डीट मेथड, आज पैसे लिए 1 साल के बाद 1 लाख दे देंगे, दूसरे साल के बाद 1 लाख, तीसरे साल के बाद 1 लाख, चौथे साल के बाद 1 लाख, ऐसे 1-1 लाख करके वापस कर रहे हैं अपन। तो वहां पे सम ऑफ ईयर डीट मेथड अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आया नहीं, लेकिन रेडी रहो, 5 मार्क के लिए आया तो ये बोनस रहता, क्योंकि अभी तक नहीं आया इसका मतलब एक आधा तो ऐसा रहेगा जो कभी नहीं आया लेकिन सडनली तुम्हारे एग्जाम में दिखेगा तुमको। तो ये इशू ऑफ डिबेंचर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन थे ना, 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हो, उसमें क्या फॉर्मेट याद रखना खाली बस। एग्जाम में कैलकुलेशन अपने माइंड में रहते हैं, लेकिन अपने को फॉर्मेट क्या बनाना वही याद नहीं आता, कि उसमें कॉलम कैसे बनाते थे और क्या लिखना, एक बार चालू कर एक लाइन चालू होगी सब लिखना आ जाता, लेकिन फॉर्मेट क्लिक होना एग्जाम में वही मेन है। ठीक है, तो कंपनी अकाउंट तुम्हारा 25 मार्क्स, पार्टनरशिप अकाउंट 20 to 22 मार्क्स, 20 से 22 मार्क, मतलब तुम्हारा 50% पेपर ये 2 ही चैप्टर कवर कर ले रहे, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स, 50% पेपर, 25 और 20 45। ठीक है, अगर एक आधा ट्रू और फॉल्स वगैरह पकड़े तो 50% के आसपास, मोस्टली 45 to 50% मार्क्स जो तुम्हारे 2 चैप्टर में कवर होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स। उसमें इनकम रिकॉर्ड ऐड कर दे तो 50 तो आराम से हो जाते, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड भी देखो हर एग्जाम में आने वाला है, एवरी एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो रेड में दिए वाले तुमको ये क्वेश्चन एक बार देख लो, सजेस्ट आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4A और क्वेश्चन नंबर 3B, ये जो मैंने रेड करके दिया ना वो क्वेश्चन एक बार देख लो, क्योंकि थोड़े अलग क्वेश्चन है वो, मतलब मॉडल में वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए वाले अपने, और एग्जाम में आए वाले तो अपने को करने आना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप के अंदर ये वाला एक 8 मार्क का क्वेश्चन है, एडमिशन के अंदर 12 मार्क का क्वेश्चन और ये एक 10 मार्क का, और इवन ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है मैं सुन लो एक बार, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमने क्या पढ़े थे याद है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में अपने क्या पढ़े थे, बोलो कुछ तो भी बोलो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमने क्या पढ़ा था। हाँ वही पूछ रहा मैं, कौन कुछ तो भी याद आ रहा है, डीआरआर डीआरआर आए पढ़े थे ना, याद है, डीआरआर कितना बनाना पड़ता, डीआरआर कितना बनाना पड़ता, 10%, किसको एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड एचएफसी। ठीक है, हर क्वेश्चन में वो कंपनी के नाम के सामने लिखा हुआ ही रहता,
एक अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और बैंकिंग नहीं होना चाहिए, फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो उनको डीआरआर एप्लीकेबल है। डीआरआर कितना बनाना पड़ता है? 10%। 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और डीआरआरआई का रूल क्या था? डीआरआरआई कितना बनाते हैं अपन? 15%। किसका 15%? सेम सेम 15% इनका ही बनाने का, आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, अभी अपने मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आने वाला है, तो मैं बता रहा क्या है, सुनो। अपन ये तो 15% है ना, ये अपन चेक करते थे कि मेंटेन है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, वो चेक करते थे, डीआरआर डीआरआर है। तो अपन डीआरआर का जो करे ना वो एकदम करेक्ट है, कुछ भी नहीं। अपन स्टार्टिंग में चेक करो डीआरआर मेंटेन है कि नहीं, ये तो मेंटेन करो। डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? डीआरआर बनाने की एंट्री क्या एंट्री करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और डीआरआर को वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। कब करते थे? जितने डिवेंचर रिडीम हो गए उसका डीआरआर क्लोज कर दो। डीआरआर को जनरल रिजर्व कब ट्रांसफर करते थे अपन? मान लो कंपनी के 15 लाख के डिवेंचर है, इसमें से करंट ईयर में हमने खाली 5 लाख के डिवेंचर रिडीम करे, तो हमने डीआरआर मेंटेन 15 लाख का किया, 5 लाख का रिडम्शन हो गया, तो 5 लाख का डीआरआर क्लोज कर दो। 5 लाख के प्रोपोर्शनेट डीआरआर जितना भी रहता था ना उतना क्लोज कर दो। 5 लाख का 10% 50,000 वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। सेम डीआरआरआई के लिए क्या रूल था? अगर मेंटेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मेंटेन है तो क्या एंट्री करते थे अपन? डीआरआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट करो 15%, और इन्वेस्टमेंट करो, और बाद में जब डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दो। क्वेश्चन में बोलता था एट पार सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड कर देते हैं अपन। डीआरआर को सोल्ड करने की एंट्री होती है, डीआरआरआई को सोल्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआरआई, अज्यूमिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट को वापस खत्म कर दो, इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दो। अभी सुनो, अपने मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है ना वो खाली एक ही साल के क्वेश्चन है पूरे। यहाँ पे क्वेश्चन में शुरुआत में बोलता कि ये बैलेंसेस है कंपनी के बैलेंस शीट में, और अपने को बोलता था कि इस साल के अंदर कंपनी जो है एंड में डिवेंचर रिडीम कर दी, कंपनी डिवेंचर रिडीम कर दी बोल के दे देता था। तो अपन क्या करते थे? यहाँ पे डीआरआर चेक करते थे, डीआरआरआई चेक करते थे, जैसे रिडम्शन हो जाता था वापस से डीआरआर को क्लोज कर दो और डीआरआरआई को भी क्लोज कर दो। क्लोज मतलब सेल कर दो इसको। ये अपने पूरे क्वेश्चन ऐसे ही थे। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया ना वो क्या था? सुनो, एग्जाम में जो क्वेश्चन था ना उसमें डिवेंचर यहाँ इशू करे, यहाँ डिवेंचर इशू करे, इशू की एंट्री करना है अपने को। तो 9 केसेस में से कोई तो भी एक केस रहेगा, तो यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा? पहले साल के एंड में कुछ रिडम्शन करो, दूसरे साल के एंड में रिडम्शन करो, तीसरे साल के एंड में रिडम्शन करो, मतलब 50 लाख के डिवेंचर इशू करे समझो। तो यहाँ 10 लाख की रिडम्शन करो, यहाँ 10 लाख की रिडम्शन करो, यहाँ पे 10 लाख की रिडम्शन करो, यहाँ पे 10 लाख की रिडम्शन करो, ऐसा क्वेश्चन आया। अब सुना, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, डीआरआर यहाँ पे तुमको 10% मेंटेन करना है। कहां पे? इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे डीआरआरआई मेंटेन करना है, लेकिन कितना मालूम क्या? 15% किसका? 50 लाख का नहीं, सिर्फ 10 लाख का। क्योंकि लॉ क्या बोलता कि करंट ईयर में तुम जो रिडीम कर रहे हो ना उसका तुमको 15% मेंटेन करना है स्टार्टिंग में। अप्रैल के महीने में रेडी रहना तुम्हारे पास। इस महीने में तुम कितना रिडम्शन करने का डिसाइड किया था? तुम्हारा 10 लाख डिसाइड किया है। डिवेंचर के साथ बात होगी तुम्हारी कि एवरी ईयर वी आर गोइंग टू रिडीम 10 लाख, तो तुमको जो करंट ईयर में 10 लाख रिडीम कर रहे हैं ना उसका 15% मेंटेन करना है, पूरे 50 लाख का नहीं करना है। ये नया पॉइंट है, क्वेश्चन में नहीं था, अपने मॉडल में कहीं भी नहीं था, लेकिन एग्जाम में आया था। और एग्जाम में उन्होंने, तुम बाद में आंसर देकर कंफ्यूज होगा, तुम बोलेंगे सर इन्होंने मेंटेन क्यों नहीं कर रहे डीआरआरआई मेंटेन उन्होंने लॉ के हिसाब से कर रहे, लॉ में जैसा बोला सेम वही फॉलो कर रहे हो। लॉ का क्या बोलना है कि तुम्हारा अगर पैटर्न डिसाइड नहीं है, तुम्हारा कोई पैटर्न डिसाइड नहीं है कब देने के, तो स्टार्टिंग में तुमको 15% पूरा मेंटेन करना है। और अपने पूरे क्वेश्चन वैसे ही दिए वाले मॉड्यूल के अंदर। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा, ये 50 लाख के डिवेंचर इशू करे, उसकी एंट्री करो, और बाद में कंपनी ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वी विल गो टू पे 10 लाख, सेकंड ईयर के एंड में 10 लाख, थर्ड ईयर के 10 लाख, फोर्थ ईयर में 10 लाख, फिफ्थ ईयर में 10 लाख, ऐसे रिडीम करेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये डीआरआरआई जो है फिर वो कैसे करना है? डीआरआर तो पूरा 10% 50 लाख का मेंटेन करना है। तुम यहाँ पे इशू के टाइम पे 50 लाख का 10% मेंटेन कर दो, कितना होता है? 5 लाख। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा ना, अभी तुम एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो जाके घर पे आराम से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर चेक करो, आंसर में तुमको समझ में आएगा जो बोला मैं क्या है। बट डीआरआरआई का रूल क्या है? 15% मेंटेन करो, लेकिन अगर तुम्हारा डिसीजन है कि करंट ईयर में तुमको 10 लाख रिडीम करना है तो तुमको उस 10 लाख का ही 15% मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे वापस शुरू होगा तो इस साल में कितना रिडीम करना है तेरे वापस 10 लाख करना है एंड में, तो यहाँ पे तुमको 10 लाख के 15% मेंटेन करना है। यहाँ 15% मेंटेन करो, सेल आउट कर दो। यहाँ पे तुम 10 लाख का 15% मेंटेन करो, एंड ऑफ द ईयर में रिडम्शन करने का 10 लाख वो सेल कर दो इन्वेस्टमेंट, फिर वापस से नया इन्वेस्टमेंट करो 15 लाख, कितने? 10 लाख के 15%, फिर वापस एंड ऑफ द ईयर में उसको सेल कर दो। सेल करना है यहाँ पे, क्योंकि 10 लाख तुम्हारा इस साल में रिडम्शन करने का डिसीजन है ना, तो यहाँ मेंटेन करो, फिर यहाँ पे वापस एंड ऑफ द ईयर में सेल करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेंटेन करना है। मतलब 31 मार्च को तुम सेल कर देंगे पिछले वाले इन्वेस्टमेंट, और 1 अप्रैल को क्या करेंगे? वापस से इस साल के 10 लाख के लिए मेंटेन करेंगे। कितना परसेंट? 15%। तो 10 लाख का 15% कितना होता? 10 लाख का 15%, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मेंटेन करेंगे, फिर वापस एंड ऑफ द ईयर आएंगे वो सेल आउट कर देंगे एट पार,
क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो एट पार सेल आउट करना है। फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट थर्ड ईयर के बिगिनिंग में वापस मेंटेन करो। किसके लिए? इस 10 लाख के लिए। ठीक है, तो ये अगर तुमको अभी मैं जो बोला क्लिक हो रहा हूँ तो एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर चेक करो जाके। ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है ना, ये वाला तुम देख लो एक बार, तुमको समझ में आएगा। फिर अपन डायरेक्ट पूरा मेंटेन करते थे, अपने रॉन्ग नहीं है आंसर, अपने भी राइट है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में पैटर्न ही नहीं बोला था उन्होंने। रिडम्पशन कैसे हो रहा है, इस क्वेश्चन में पैटर्न बोल दिया उन्होंने। रिडम्पशन का पैटर्न बोल दिया तो डीआरआर बनाते तो ध्यान रखना है करंट ईयर में जितना रिडीम करेंगे उसका 15% मेंटेन करना है। लॉ बोल रहा है हम तुमको पूरे डिवेंचर का 15% नहीं बोल रहे। तो इस साल में कितने डिवेंचर रिडीम करने का डिसीजन तुम्हारा पहले से फाइनल है? 10 लाख। तो 10 लाख का 15% मेंटेन करो। रिडम्पशन के टाइम उसको सेल आउट कर दो, वो पैसा लो, डिवेंचर को रिडीम कर दो। अब एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर अगेन इस साल में कितना करने वाले? 10 लाख। 10 लाख का 15% मेंटेन करो, फिर वापस से एंड ऑफ द ईयर में उसको सेल आउट कर दो। खाली एंट्रीज की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, बार बार वही एंट्री करना है तुमको। बनाओ बिगिनिंग में, एंड में उसको सेल कर दो, फिर अगले साल के बिगिनिंग में वापस बनाओ, एंड में सेल कर दो, बिगिनिंग में वापस बनाओ, एंड में सेल कर दो। तो ये डीआरआर की एंट्री बार बार होती जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, और वो डीआरआर जो बनाया ना वो पूरे अमाउंट का बनाने का, कभी भी वो पूरे 50 लाख का ही बनेगा। और उसका जनरल रिजर्व में हर साल के एंड में ट्रांसफर होते जाएगा, क्योंकि तुम 10 लाख रिडीम कर दे रहे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में 10 लाख रिडीम कर दे रहे, 50 में से 10 चले गए, तो 40 का ही बैलेंस मेंटेन करना है डीआरआर के अंदर, क्योंकि बाकी के 10 लाख का जो भी प्रोपोर्शन होता है 10% वो तुमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने मिल जाता। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल पहले से मॉड्यूल में नहीं था, अदरवाइज अपन ये क्लास में कर लेते तो इजी लगता था। तो एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा तो मैं बोला कि इसको तुमने एक बार देख के जाना चाहिए, अगर क्योंकि ये रिपीट हो गया वापस तो किसी को भी करने नहीं आएगा, या जो भी करके आएंगे तुम सब गलत हो जाएंगे, वो आते हुए भी गलत। तुमको ये मालूम है डीआरआर कितना बनाते हैं, डीआरआर कितना बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं वो मालूम रहना ये क्वेश्चन से समझ में आ जाता। ठीक है, वो खाली गड़बड़ डीआरआर के लिए, डीआरआर के लिए नहीं। डीआरआर तो अपन जैसा अभी तक पढ़े वैसे ही है सेम, खाली वो डीआरआर के लिए उन्होंने क्या किया, हर साल का पैटर्न तुम्हारा डिसाइडेड है, तो उस ईयर में जितना रिडम्पशन होने वाला उसका 15% तुमको बिगिनिंग में मेंटेन करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग के मंथ में मेंटेन करो, पूरे 50 लाख कभी भी नहीं मेंटेन करना है, जितना रिडम्पशन करेंगे उसका 15% उसका मेंटेन करना है। तो ये वाला एक क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है बोल के देख के जाना एग्जाम के पहले, अभी आज ही जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर 5C, और कौन से एग्जाम का है? सितंबर 24 के एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे समरी लिखी वाली है पूरी कि कौन से चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन करके कितने मार्क का कवर होने वाला है। और पेपर ऑब्जर्व करा मैंने कि 6 में से 4 से 5 पेपर ऐसे हैं जो 3 घंटे में कवर नहीं होते, बहुत अच्छी स्पीड रहेंगे तो कवर होगा 100 का आइटम करना, क्योंकि उन्होंने मार्क्स कम दिए और आंसर का लेंथ और उसका जो आंसर लिखने का जो टाइम लगता है ना वो ज्यादा ही लगने वाला है, जितने मार्क्स दिए उसके हिसाब से। तो वो क्या कर रहे, पेपर बड़ा कर दिए, क्वेश्चंस इजी डाल रहे, पेपर बड़ा कर दिए। तो पेपर बड़ा होने की वजह से क्या होता है, पेपर आइटम नहीं होता। तो अगर अपने को बड़ा स्कोर का सोचना रहता तो फिर अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ती, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पेपर मैक्सिमम वैसे ही है, मतलब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन को उन्होंने कम से कम 10 मार्क देना चाहिए, उन्होंने दिया 6 मार्क या 7 मार्क या 8 मार्क। तो जब मार्क्स कम दे रहे हो, पेपर का आंसर का लेंथ बड़ा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 3 घंटे में पेपर कवर करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और सीधा है, तुम 80 का अटेम्प्ट करेंगे ना तो उसमें तुमको 50 मिल सकते, बट तुम 100 अटेम्प्ट जब करते ना तो 75 प्लस मिलते। तो अटेम्प्ट करने में जाना चाहिए, ना कि करेक्ट होना। आंसर करेक्ट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। मतलब बहुत जन क्या करते हैं, 5 में से 5 मिलना बोल के आधा घंटा लगा देते, उसको आधा घंटा क्यों लगा रहे, जब 10 मिनट में 4 मार्क मिल सकते 4 ही लो। गलती होने के चांसेस है, स्पीड से करेंगे तो होने दो, 4 मार्क मिलेंगे 3 मिलेंगे। लेकिन जब 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसको तुम अगर 20-25 मिनट देके करेक्ट लाके 5 में से 5 ला रहे होंगे तो कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा। 3 घंटे जैसे होंगे तुम्हारा पेपर, तो सामने वाले ले लेंगे, साथ में तुम पलटा के देखेंगे तो तुम बहुत सारी चीजें छोटे वाली रहेंगे, आते तुमको लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो स्पीड बहुत मैटर करेंगे, स्केल वगैरह कम से कम यूज करना, आंसर ज्यादा लिखने में टाइम ज्यादा डालना, मतलब स्केल का कम से कम यूज, जहां जरूरत है वहीं पे स्केल लेने का है, जितना हो सके बिना स्केल के अपन फॉर्मेट वगैरह मन में माइंड में रख के अपने सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो अटेम्प्ट पेपर पूरा करना बहुत जरूरी है स्कोर बढ़ाने के लिए। स्कोर अगर अच्छा लाना है ना तो अटेम्प्ट करना पूरा जरूरी है। ठीक है, इवन एग्जामिनर कमेंट्स आते वो कभी कोई अपन देखते नहीं, हर पेपर के बाद इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स देते, मतलब जो चेक करने वाले हैं ना उन्होंने उनके कमेंट्स देते, हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट देते उन्होंने कि ये स्टूडेंट बराबर सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, ओवरऑल इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज नहीं, ओवरऑल वो बोलते कि ये क्वेश्चन में बच्चे ने ये गलती करी, ये क्वेश्चन में। तो उसमें बहुत बार उन्होंने क्या देते मालूम है क्या, कि अटेम्प्टिंग 2 क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्टिंग 1 करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन का पूरा करेक्ट आंसर करने से अच्छा है 2 क्वेश्चन आधे आधे करो, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तुम आधे आधे करने में टाइम डालो, ना कि एक में पूरे मार्क्स लाने के लिए कोशिश। अगर ये पूरा छूट गया ना तो इसमें तो 0 मिलना है सीधा, और ये पूरा करेक्ट रहना, आउट ऑफ मिलना, इसमें चांसेस बहुत कम रहते। तो अपन क्या करना, ये जितना है पूरा फटाफट जितना आ रहा होता सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से शुरू, मतलब इसको टैली करने में, उसका करेक्ट आंसर निकालने में मत बैठ, पेंडिंग मत रहो, पूरे सब कुछ करने के बाद छोड़ देने का उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चल जाना। तो कवर करो, पेपर कवर हुआ ना तो ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाते, पेपर अटेम्प्ट ज्यादा हुआ ना तो मार्क्स मिलते, तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अभी और अपने पास 40 डेज है यहाँ से, तो ये पेपर तुम्हारे पास कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो सामने वो वेटेज के हिसाब से और
पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे वो भी तुम निकाल, जैसा कोई इन्वेंटरी चैप्टर पढ़ रहा हो तो इन्वेंटरी के पूरे क्वेश्चन निकाल के देख लो, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन जो भी रिसेंट एग्जाम के ना वो निकाल के देखो, तुमको जमेगा सॉल्व करने को, आंसर सजेशन आंसर में रहता ही रहता। तो ये पूरा तुमको खुद से करना है। खाली रेड की वाले तो कंपलसरी करो क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है जो भी मैंने रेड किया यहाँ पे।